मेरा आज का विषय है महिला शिक्षा और आर्थिक आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व। साक्षरता का अर्थ है पढ़े लिखे होना, पढ़ने लिखने के योग्य हो जाना। इसमें आता है कि हम किसी बहन भाषा को एक मिनट, पढ़ थोड़ा-सा बहन थोड़ा-सा कैमरा आप ठीक करिए, थोड़ा-सा फ़ोटो, हाँ, अब ठीक है। अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक, ओके। साक्षरता में आता है पढ़े लिखे होना, किसी भाषा को, किताबों को पढ़ सकना, उससे ज्ञान अर्जित कर सकना और लिख सकना। लेकिन हम महिलाओं का पढ़े लिखे होना तो बहुत ज़रूरी है। और आजकल के दौर में हमारी सभी बहनें, मैं मानती हूँ कि गूगल मीट में जो भी महिलाएं जुड़ी हैं या पुरुष जुड़े हैं सभी साक्षर हैं, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षित होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। साक्षर होना जाने की डिग्रियां हासिल करना, इससे क्या होता है, एक तो हमें पढ़ने लिखने का ज्ञान हो जाता है, महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस आता है। जब एक महिला एजुकेटेड हो जाती है, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे पीजी कर ले, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो दूसरी औरतों से उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि वो अपनी बात को जो है स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने जो है रख सकती हैं, और उनमें उनके सामने आर्थिक आय को अर्जित करने के लिए, आर्थिक संसाधनों को जुटाने के जो अवसर हैं वो भी बहुत अधिक होते हैं। साक्षर महिलाएं जो होती हैं, एजुकेटेड महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं जो है उनका जब शोषण होता है तो वो सहज ही उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने में सक्षम होती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं जीवन, जो उनके जीवन साथी होते हैं, अगर एक पढ़ी लिखी महिला है तो उसके जीवन साथी की जब उसके पेरेंट्स के द्वारा तलाश की जाती है तो वह कहीं ना कहीं उसके बराबर ही पढ़ा लिखा या अधिक पढ़ा लिखा होता है। जो साक्षर महिलाएं होती हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, उनका समाज में जो स्थान है वो सम्माननीय होता है, उनको सम्मान मिलता है। आज के दौर में सभी महिलाएं, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि पढ़ी लिखी हैं, परंतु कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं है। शिक्षित होने का अर्थ है अपने सामाजिक योगदान, सामाजिक विकास, नैतिक विकास में वो अपना योगदान जो है बहुत कम दे रही है। महिलाओं में जागरूकता नहीं है कि उन्होंने शिक्षा तो ग्रहण कर ली है, जो किताबी शिक्षा है वो तो ग्रहण कर ली है, डिग्रियां तो हासिल कर ली हैं, लेकिन वो उनको एकत्रित करके घर के किसी कोने में बैठी टीवी सीरियल्स के प्रभाव अधीन रोजाना मर्रा में फैशन को कॉपी करने में, आभूषणों को कॉपी करने में, वस्त्रों को कॉपी करने में जुटी हुई हैं। और कहीं ना कहीं वो इन सब के चलते हुए मतलब घरेलू समस्याओं में कहीं ना कहीं गिरी रहती हैं, तनाव में रहती हैं कि आज मैंने उससे अच्छे कपड़े नहीं पहने, उससे अच्छे आभूषण नहीं मैंने पहने, मैं ये शादी में ये वाली ड्रेस नहीं पहन के जाऊंगी, वो वाली नहीं पहन के जाऊंगी। तो ये शिक्षित ना होना है। साक्षर तो हो लेकिन शिक्षित नहीं हो। सामाजिक आर्थिक नैतिक कार्यों में उन्होंने विकास करना है, उन्होंने उसमें अपना योगदान देना है, ये तो महिलाएं कहीं ना कहीं भूल सी गई हैं। बहुत सी महिलाएं आज भी आर्थिक तौर पे पुरुषों पर निर्भर है, जिसके कारण वो जो है अपने डिसीजन नहीं ले पा रही। कुछ निर्णय जो करने होते हैं उन्होंने अपनी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, वो कहीं ना कहीं ना कर पाने में नहीं कर पाती। जो महिलाएं प्रतिदिन दूसरों के प्रभाव अधीन रहती हैं या आर्थिक तौर पे पुरुषों पे निर्भर हैं, वो जाने ना अनजाने कभी कहीं ना कहीं रोजाना मर्रा की जिंदगी में नोक झोंक में, झगड़े में पड़ी रहती हैं। कुछ महिलाओं ने तो मान लिया है कि ये हमारा कर्तव्य है, सुबह उठना, सबसे पहले किचन में जाना और रात तक किचन में रहना और बाकी घरेलू कार्य करने। उसके अलावा जो उनके समाज के प्रति जो फर्ज है, जो कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं वो भूल चुकी हैं। उन्होंने अपनी जो है जिंदगी को, अपनी लाइफ को ऐसे की ऐसे ही समझ लिया, वो अनकहे भगवान की जो देन मान लिया हुआ है। कुछ बेबस हुई कहना चाहती हैं लेकिन चुप रहती हैं, उसका कारण ये है कि वो शिक्षित हैं,
लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी बात को रख सके। जो पढ़ी लिखी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा ये कह देती हैं अपने घर में, हाँ मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अगर मेरे साथ कोई जाती होगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, कचहरी में जाऊंगी, कंप्लेन करूंगी। लेकिन आर्थिक तौर पे वो पुरुषों पे निर्भर है। पुरुषों को पता है कि ये ऐसे ही जटपटाती रहेंगी, या तो मायके चली जाएंगी या तो यहीं रहेंगी। तो जब उनको पता लगता है कि ये बस जटपटा सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती, तो वो उनका शोषण जो है पहले से ज्यादा होना शुरू कर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आवाज उठा ली है, उन्होंने विरोध में खड़ी हो गई हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो आर्थिक तौर पे जो है आत्मनिर्भर नहीं है, उनमें ऐसी समझ नहीं है। तो हम महिलाओं को करना क्या है, ऐसे में हमें साक्षरता के साथ साथ शिक्षित होना है। हमें ऐसी समझ विकसित करनी है जिसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा शोषण हो क्यों रहा है। क्या उसका कारण आर्थिकता ही है, या उसका कारण कुछ और है। हमारा शोषण हो भी रहा है या हम किसी के कहने पे उसे शोषण मान रहे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, घरेलू झगड़ों के कारण क्या है, हम उन्हें शांतिपूर्वक कैसे निपटा सकते हैं, अपने समाज को नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों से कैसे विकसित करें कि दूसरी महिलाओं, हमारी स्थिति तो सुधरे, साथ में दूसरी महिलाओं का भी भला हो सके, उनकी स्थिति भी जो है वो सुधर सके। अगर मैं कहूँ कि एक पुरुष हमारी कुछ मदद करेगा, तो मैं अपनी बहनों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि हर महिला की समस्या अलग है, उसकी परिस्थितियां भी अलग हैं। अपनी समस्याओं को उन्होंने अपने तरीके से ही सुलझा सकती हैं, कोई दूसरा, उनके माता पिता, भाई बहन या कोई और सगा संबंधी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी समस्याएं अलग अलग है। कुछ महिलाओं की समस्या संतान ना होना, कुछ की समस्या पढ़े लिखे ना होना, कुछ की समस्या आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर ना होना, कुछ की समस्या उनके पति का नशों में ध्वस्त होना, कुछ की समस्या बच्चों को फोन की लत लगना, ऐसी समस्याएं हैं। और ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, इनका समाधान हमारी बहनें जो है वो खुद बहुत आराम से कर सकती हैं, अगर वो शिक्षित हो। शिक्षित हो मतलब अच्छे विचारों से उत्पोत हो, अच्छे विचारों को अपने दिमाग में लेके आए, शांतिपूर्वक बैठ के अपनी समस्याओं को सुलझाएं। मैंने बहुत से जो पुरुष हैं उनको कहते हुए सुना है कि ये औरतें तो कुछ नहीं कर सकती, कोई भी महत्वपूर्ण कोई भी बात हो, कोई भी निर्णय लेना हो, तो वो कह देती हाँ महिलाओं को इस निर्णय से पीछे रखो। दूसरी बात, इनका समाज ही अलग है, ये तो राजनीतिक बातों पे अपने पॉइंट्स रख ही नहीं सकती, अपनी बात रख ही नहीं सकती। तो जब आप ये सब बातें सोचती हो या सुनती हो, तो आप ये समझो कि हमें इन चीजों में आत्मनिर्भर होना है, हमें राजनीतिक बातों पे चर्चा करनी है, ना कि हमें टीवी सीरियल्स पे। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, पुरुष कह रहा है आपके सामने कि इसको, इस समस्या के निदान से दूर रखो, तो आप उसका निदान बताओ, इतने अच्छे आप सोल्यूशन बताओ कि वो आपसे आगे से सोल्यूशन मांगे। तो आपको इतने कॉन्फिडेंट होना है, बनना है कि आप जो है अपनी समस्याओं के समाधान, आप पुरुषों पे छोड़ो ही ना, ठीक है ना। शिक्षित ना होने के कारण ही महिलाएं अपनी समस्या को निपटाने में विफल हैं, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। शिक्षा है, डिग्रियां हैं, लेकिन उनका यूज कैसे करना है, उनको कैसे प्रयोग में लाना है, ये उनकी समझ अभी तक डेवलप नहीं हुई। समस्याओं को निपटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि महिलाओं को खुद शिक्षित होना है। सबसे पहले हमें स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है वो पूरी करनी है, अपनी बच्चियों की भी करवानी है, खुद की भी करनी है, और आस पड़ोस में अगर आपको कोई ऐसा लगे कि पढ़ने योग्य है तो उसकी आप जरूर मदद करें। और उस ताकि आप सबसे पहले जो कॉमन लैंग्वेज है उनको पढ़ने लिखने में, जो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई बात कर रहा है उसकी बात कहने के पीछे उसका क्या मकसद है उसको समझ सके, और अपनी बात को सहज ही आप उसे समझा भी सके। प्रत्येक महिला की समस्या, जैसे मैंने
बताया अलग अलग है, उसकी परिस्थितियां भी अलग हैं, और उनको निपटाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको खुद ही प्रयास करना है, शिक्षा को महत्व दे, ताकि आपके अंदर जो आपके अंदर की सुंदरता को संवारती है, आभूषण, अलग अलग तरह के कपड़े, ये आपकी सुंदरता को कभी भी श्रेष्ठ नहीं बना सकते। मैंने बहुत से पुरुषों को ऐसा कहते हुए भी सुना है, हाँ चलो यार आज पार्टी करते हैं, जाते हैं। अगर कोई पूछे हाँ जी भाभी जी या बहन जी नाराज हो जाएंगी तो आप क्या करोगे, तो क्या उसका क्या है, उसको एक सूट दिला देंगे, वो खुश हो जाएगी। मतलब हमारी जो खुशी है उसको आंक लिया है एक समाज, जो अगर वो हमें समाज कहते तो मैं भी उनको एक समाज का नाम दूंगी। उन्होंने आंक लिया है कि इसको एक सूट ले दिया या इसको एक लॉन्ग ड्राइव पे ले गए तो ये खुश हो जाएगी। तो हमें ऐसा इन सब जो मानताएं जो पुरुषों ने बना के रखी हैं उनको तोड़ना है। उनको तोड़ने के लिए सबसे पहले तो हम कॉन्फिडेंट होंगे तो ही तोड़ पाएंगे ना। तो कभी भी अपने बच्चियों की शादी में जल्दबाजी ना करें, उनको सबसे पहले पढ़ाएं लिखाएं और उनको आर्थिक तौर पे स्वतंत्र होने के जो है अवसर प्रदान करें। शिक्षित होने के बाद सबसे जरूरी आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर होना जो है, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए हमें दूसरों पे निर्भर रहना ना पड़े। हम जितना किसी अन्य व्यक्ति पे निर्भर रहेंगे हम उतना ही उसके अधीन रहेंगे, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे अन्य कोई भी हो। एक बात मैंने सुनी थी, कहते कि मनुस्मृति में लिखा है कि जो महिलाएं हैं वो बचपन में अपने पिता के, युवावस्था में भाई के, उस शादी के बाद पति के और बुढ़ापे में अपने बेटों के जो है अधीन रहेंगी। क्यों अधीन रहेंगी? क्योंकि वो आर्थिक तौर पे उन्हें संपन्न होने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, उन्हें पढ़ने लिखने के अवसर नहीं दिए जाएंगे, आर्थिक तौर पे संपन्न होने के अवसर नहीं दिए जाएंगे, तो वो रहेगी अधीन। तो आज के दौर में हम क्यों अधीन रहें? अगर हम पढ़ लिख भी गई हैं, हम सब कुछ जान गई हैं, तो फिर आज भी अगर हम अधीन हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे में ही कमी है कि जो आज भी हम पुरुषों के अधीन हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने बताया कि आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर ना होना ही है। आर्थिक निर्भरता जो है हमारे मनोबल को बढ़ाती है। आपने देखा होगा जो औरतें, जो महिलाएं काम करती हैं किसी कंपनीज में हो, सरकारी अदारे में या कोऑपरेटिव में, वो देखना कि उनमें अलग सा कॉन्फिडेंस झलकता है, वो अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। और मैंने देखा है कि वैचारिक तौर पे भी वो दूसरी महिलाओं के समक्ष ज्यादा जो है स्वतंत्र होती हैं। समय पड़ने पर मान लीजिए कि अगर कोई महिला अनमैरिड है, अगर उसके पिता को किसी वजह से उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, बहन भाई की मृत्यु हो जाती है, अगर उसको अपने परिवार को चलाना पड़े, तो एक पढ़ी लिखी महिला बहुत अच्छे से चला सकती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। दूसरा, उसके पास संसाधनों को, आर्थिक संसाधनों को जुटाने के अवसर ज्यादा है, और वो जो भी कार्य करेगी वो सम्मानित होगा, सम्मान पूर्वक होगा, उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि उसका शोषण हो। लेकिन जो कम पढ़ी लिखी महिला है वो क्या करेगी? अगर मैरिड है या अनमैरिड है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है या किसी कारण उसके पति उसे छोड़ देते हैं, या उसको अपने परिवार से अलग रहना पड़ रहा है, तो वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो क्या करेगी? वो जनरली घरेलू कार्य ही करेगी, वो झाड़ू पोछा ही करेगी, जिसमें उसके शारीरिक बल भी अधिक लगेगा। उसके बाद उसका आर्थिक शोषण भी अलग होगा, क्योंकि उसको उसकी बनती जो है आर्थिक सहायता उसको नहीं दी जाएगी। उसके बाद उसको गाली गलौज भी किया जाएगा उसके साथ, मतलब उसका सम्मानित जॉब उसको मिलना, काम मिलना जो है वो संभव नहीं है। तो सबसे पहले महिलाओं का पढ़े लिखे होना, और दूसरे नंबर पे जो है उनका आर्थिक तौर पे संपन्न होना, आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। आर्थिक तौर पर निर्भरता इतनी जरूरी है, लेकिन उसको कायम रखना, एक हो गया आर्थिक
सबसे पहले मैंने डिस्कस किया कि हमें शिक्षित होना, मतलब किताबी शिक्षा होना जरूरी है, डिग्रियां हासिल करना जरूरी है। उसके बाद उनको प्रयोग में उनके प्रयोग से आर्थिक तौर पे संपन्न होना जरूरी है। और उसके बाद आता है, अगर हम आर्थिक तौर पे संपन्न है, आज हमारी बहुत सी बहनें मेरी ऐसी हैं इस गूगल मीट में जो आर्थिक तौर पे सक्षम है, संपन्न है, आत्मनिर्भर है, लेकिन क्या उनको बनता सम्मान मिल रहा है? नहीं। मैंने बहुत सी ऐसी महिलाएं देखी हैं जो ऊंचे पदों पे हैं, अध्यापिका हैं, डॉक्टर्स हैं, और इसके अलावा मैंने बहुत सी आईएएस आईपीएस भी की स्टोरीज भी सुनी है, जिसमें वो आत्मनिर्भर तो है आर्थिक तौर पे, लेकिन उनमें बनता मान सम्मान नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो उन्होंने आर्थिकता अर्जित की है, उसको ऑपरेट एक पुरुष ही कर रहा है। वो या तो उनका पति है, या उनके पिता है, या उनका भाई है। वो जो भी आर्थिकता अर्जित कर रही है, उनके प्रयोग के लिए वो दूसरों पे ही डिपेंड है। तो इसमें जरूरी हो जाता है कि महिलाएं जो आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर है, आर्थिक तौर पे संपन्न है, वो अपनी आर्थिकता की सुरक्षा भी करना जाने। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी आर्थिकता की सुरक्षा कैसे निश्चित करनी है। उन संपन्न तो हो गई, आर्थिक निर्भरता तो हो गई, लेकिन उसको सुरक्षित करना, उसकी सुरक्षा निश्चित करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। अपने सम्मान के लिए आप क्या कर सकते हो? अपने घर वालों से आप शांतिपूर्वक बैठ के बात कर सकते हो। जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं, आप सहज ही उनको सुलझाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आप समाज के निर्माता हो। मैं आपको एक वाक्य सुनाऊंगी। इसमें मैं कुछ महीनों पहले कुछ युवतियों के एक ग्रुप को मिली। उसमें 19 से 23 वर्ष की लड़कियां थी। तो उसमें मैं ऐसे बातों ही बातों में एक बेटी ने मेरे से कहा, कहते मैम आजकल क्या है, बच्चे पेरेंट्स जो है पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरा मानना है, उन्होंने कहा, बच्ची ने, कहती मेरा मानना है कि ये सब अपनी जरूरत के लिए कर रही हैं, वो वंश बढ़ाना उनका जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। पेरेंट्स को अपने शारीरिक आवश्यकता के लिए, और दूसरा बुढ़ापे में हम उनका सहारा बन सके, इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो हमें, मैंने कहा वो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, आपको उच्च शिक्षा, कहती वो किस लिए दे रहे हैं? अगर हम ऊंचे पदों पे जाएंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम अच्छी आय कमाए अर्जित करेंगे, और उनसे बुढ़ापे में उनको उतनी अच्छे से संभालेंगे, इसलिए पेरेंट्स ऐसा कर। तो आप सोचो, मेरे अंदर मतलब एक अजीब सी फीलिंग हुई कि हमारे युवा, मात्र 19 से 23 साल के बच्चियां अगर ये सोच रही हैं, हमारे पेरेंट्स जो है अपने मतलब के लिए हमें पैदा कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए हमें वो जो भी संसाधन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं? तो मैंने उस दिन इस बात पे बहुत सोचा, और मैंने ये सोचने की बजाय कि उसने ऐसा क्यों कहा, ये सोचा कि हमारी महिलाओं में, या हमारे समाज में, हमारी शिक्षा में वो कहाँ कमी रह गई है कि हमारी बच्चियों के दिमाग में अपने पेरेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड की जगह उनके प्रति एक नफरत है, उनके प्रति एक ऐसी भावना है, बदले की भावना, कि आज ये ऐसे कर रहे हैं तो हम कल को ऐसा करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बहनें, माताएं जो है, अपने बच्चों को सामाजिक मूल्य जो है वो प्रदान करने में विफल रह गई हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को टारगेट्स दे दिए हैं। उसका बेटा इतना पढ़ गया, तूने इतना पढ़ना है, वो डॉक्टर बन गया, तूने ये बनना है, वो इंजीनियर बन गया, ये बनना है। हमने उनके साथ कभी सामाजिक मूल्यों के बारे में, नैतिकता के बारे में बात
की ही नहीं। हमने उनको अलग अलग उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किसी को टैबलेट ले दिया, फोन ले दिया, कंप्यूटर्स ले दिए, लेकिन उनके पास बैठ के हमने कभी विचार विमर्श नहीं किया, अपनी समस्याओं को डिस्कस नहीं किया। हमने उन्हें बताया नहीं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, ये सुख सुविधाएं हम आपको प्रदान कर पा रहे हैं तो उनके पीछे कितना बड़ा संघर्ष हमारे महापुरुषों का है कि हमें सुख सुविधाएं मिली और उसके बाद हम जो है आपको देने में सक्षम हुए। तो यहाँ आकर के मैं मानती हूँ कि हमारी जो डिग्रियां हैं, जहाँ हमारी जो आर्थिक संपन्नता है, इंडिपेंडेंस है, हमारी आत्मनिर्भरता है आर्थिक, वो शून्य हो जाती है जब हमारे बच्चे, हमारा भविष्य हमारे सामने ऐसे सवाल लेके खड़ा हो जाता है। तो इसमें अवश्य हो जाता है कि जो हमने शिक्षा और आर्थिकता अर्जित की है, जो हमने शिक्षा और आर्थिकता अर्जित की है, उसका प्रयोग कैसे करना है, ये हम अच्छे से सीखें। महिलाओं ने पढ़ लिया, आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर भी हो गई, लेकिन वो अपने बच्चों को, हमारे भविष्य को ये नहीं सिखा पाई कि इस आर्थिकता जो आर्थिकता आत्मनिर्भरता हमने हासिल की है उसका कारण क्या था, उसका मकसद क्या था, या फिर उसका आगे हम प्रयोग कैसे करें कि हमारी आने वाली बच्चियां या हमारा जो समाज है वो विकसित हो, उससे नैतिक मूल्यों उसमें विकसित हो। तो हमें अपने बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करना है, उन्हें हमें उनमें हमने शीलों का विकास करना है उन बच्चों में। तो वो कैसे होगा, समानता की शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं है कि बेटा है तो उसको अलग से शिक्षा दो, बेटी है तो उसको अलग से शिक्षा दो, बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं ना करो। महिलाओं को चाहिए कि घर के कामों में, जैसे मैंने देखा है कि जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं वो सुबह ड्यूटी पे जाती हैं, आर्थिक तौर पर निर्भर, सुबह ड्यूटी जाती हैं, शाम को आके वो वही कार्य करती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी औरतें करती हैं। मतलब उनका काम तो डबल हो गया, ये भी तो एक तरह का शोषण ही है। तो इसमें महिलाएं क्या करें, बचपन से ही अगर आप बेटी का सहयोग ले रहे हो किचन में या किसी अन्य कार्य के लिए, तो बेटे को भी सहयोग लें, बेटे को भी वो सब कार्य सिखाएं, ताकि आगे चल के वो अपनी जीवन संगिनी, वो दूसरी महिलाओं के को सहयोग देने में सक्षम हो सके। उसके बाद आता है बच्ची के, देखो जैसे मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बच्ची के पैदा होने पे शोक मनाया जाता है, ये बच्ची पैदा हुई, बच्चा पैदा, बेटा पैदा होता तो ऐसा होता वैसा होता। तो ऐसा महिलाएं ऐसे भाव को लेकर ना आए। महिलाएं अगर उनके साथ कोई महिला ऐसी बात करती है तो उसको रोकें, बताएं कि मैं भी एक महिला हूँ, मेरे पैदा होने से क्या ऐसा हो गया जो इसके पैदा होने से अनहोनी हो जाएगी। तो आप उनको अच्छे से समझाएं, ऐसे त्योहारों को, ऐसे जो है त्योहारों को ना कहें जिस जो पुरुषों को महत्व देते हैं। जैसे हम भारत में राखी का त्योहार मनाते हैं, क्यों मनाने ऐसे त्योहार जो दो लोगों को, दो मानवों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे त्योहार जो महिला और पुरुष को डिफाइन करते हैं, ऐसे त्योहारों को एक महिला को चाहिए कि ना कहें। उसके बाद अपने बच्चों को, बेटों को ऐसी शिक्षा दें जिसमें उनको सिखाया जाए कि उन्होंने औरतों का, महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं गणित की शिक्षक हूँ। तो मैं, मेरा जो स्कूल है वो बॉयज स्कूल है। तो मैं हमेशा लड़कों को, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ। मैंने उनके समक्ष कोई ना कोई क्वेश्चन लेके जाती हूँ रूटीन में। तो मैंने एक बार उनसे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि रात को 8-9 बजे के बाद आप बाहर जाते हो? तो वो बोले जी हाँ। कौन कौन जाता है? सबके हाथ ऊपर। मैंने कहा अगर आपकी दीदी है तो आप उन्हें बाहर भेज सकते हो 8 बजे के बाद? तो बोले नो। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं वो ना सेफ नहीं होता। मैंने कहा सेफ क्यों नहीं होता? आपके लिए सेफ है, उनके लिए सेफ क्यों नहीं है? नहीं वो ना मैम, आपको पता है कि आजकल लड़के कैसे हैं।
मैंने कहा कैसे आपके जैसे हैं? नहीं नहीं मैम आप समझो। मैंने कहा मैं समझ रही हूँ, आप भी समझो। कहते मैम आप क्या समझाना चाहते हो? मैंने बोला कि आपके लिए सेफ है, उनके लिए सेफ नहीं है। बाहर कौन है? आप बोल रहे हो लड़के हैं, तो वो कौन लड़के हैं? आपके जैसे ही हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए तो है नहीं। तो आप सीखो कि आपने महिलाओं को सम्मान देना है। आप दूसरों को भी सिखाओ, अपने दोस्तों को जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने कजन्स को, अपने रिश्तेदार जो भी आपके भाई बंधु हैं, उनको समझाओ। तो सबके लिए सेफ है। आपके लिए अगर वो माहौल सेफ है तो लड़कियों के लिए भी सेफ है। ये हमारी मानसिकता पे निर्भर करता है। तो मैं यही मेरी प्रार्थना है अपनी बहनों से कि अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दें जिसमें आप उनको समझाएं कि हमने महिलाओं को सम्मान देना है, बराबरता देनी है, आर्थिक निर्भर बनाने के लिए उनकी हेल्प करनी है, चाहे वो आपकी बहन है, बेटी है, चाहे आपकी आने वाले समय में आपकी जीवन संगिनी है, माता है, किसी भी रूप में महिला है, चाहे आस पड़ोस में है। अपने बच्चों को धार्मिक कार्यों में जरूर इन्वॉल्व करें, चाहे वो गूगल मीट है, कहीं देशना हो रही है, या कोई अन्य कार्य है। उससे बच्चों में जो शील है वो उनको जानेंगे, उनको अपनाएंगे, तो उनका जीवन खुद ब खुद जो है वो ग्रेटिट्यूड वाला होगा। अगर बेटा बेटी में अंतर कोई दूसरा व्यक्ति करता है, अगर डिफाइन करता है कि ये बेटी है इसको ऐसे नहीं करना, ये बेटा इसको ऐसे नहीं करना, तो महिला को उसका उत्तर खुद देना चाहिए, दूसरों पे ना छोड़े। और आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए, महिला इतनी कॉन्फिडेंट, माता इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि उसके समक्ष कोई दूसरा क्वेश्चन ही ना आए। अपनी आर्थिकता का प्रयोग दिखावे के लिए तो आप बिल्कुल ही ना करें। आभूषण पहन लिए, मेकअप कर लिए, या दूसरे आप क्या करो, अगर आप आर्थिक तौर पर निर्भर हो तो आप अपने आस पड़ोस में अपनी बच्चियां जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही किसी ना किसी कारण से, उनको शिक्षित करने के लिए अपनी आर्थिकता का प्रयोग करो। खुद शिक्षित हो, बच्चियों को शिक्षित करें, यही जो है आपका मूल्य कर्तव्य होना चाहिए। और उसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं बच्चियों की शादी के लिए लाखों का कर्ज उठाते हैं। बहुत से पेरेंट्स बच्चियों की शादी के लिए लाखों का कर्ज उठाते हैं। बनते जी ने भी बहुत बार कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं भी यही आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ, शिक्षा के लिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए अगर आपको कर्ज लेना पड़े तो अवश्य लें। और वो कर्ज जो है वो बेटी खुद ही उतार सकती है। जब वो शिक्षित होगी, आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर होगी, तो वो कर्ज भी चुका सकेगी। लेकिन शादी के लिए लिया कर्ज जो चुकाना है वो बहुत मुश्किल होता है, उसको चुका पाना नामुमकिन होता है। बच्चों को तार्किक एटीट्यूड जो है प्रदान करें, वो तर्क कर सके, वो अलग अलग विषयों पे अपनी जो है उनकी लॉजिकल थिंकिंग जो है इतनी डेवलप हो कि वो हर बात को जो है वो लॉजिकली सोचे, रीजनिंग करें। महिला चाहे अनपढ़ हो। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मैंने शिक्षा की बात बार बार दोहराई है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं अनपढ़ हैं वो भी इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड। अपनी मदर की बात बताऊंगी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अब है नहीं हमारे बीच, लेकिन जिस वक्त मैं प्राइमरी में पढ़ती थी तो वो अनपढ़ थे, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनको जो हमारी मातृभाषा है पंजाब की पंजाबी, उसका ज्ञान था, वो पढ़ सकते थे लेकिन लिखते बहुत कम थे। तो उस वक्त जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमें छठी कक्षा में जो है वो करवाई जाती थी। तो मेरी मदर को था कि मेरी बच्चियां पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे ना होने के कारण अपनी लाइफ में वो खुद को पिछड़ा हुआ समझती थी, पीछे छूट गया हुआ समझती थी।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे घर के पास एक पड़ोसी रहते थे, उनको इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान था, तो उन्होंने कहा कि मेरे को आप अल्फाबेट्स लिख के दो और नीचे आप उसको पंजाबी लैंग्वेज में लिख के दो कि इसको क्या कहना है। तो उन्होंने ऊपर ए बनाया, ए से जी तक बनाया और नीचे पंजाबी में लिख दिया कि इसको ए बोलना है, इसको बी बोलना है। और मेरी मदर ने हमें मतलब प्राइमरी में ही जो है इंग्लिश भाषा के अल्फाबेट्स और जो उनका साउंड है वो समझा दिया। और वॉवल्स साउंड्स के जो वर्ड्स हैं छोटे छोटे 2-3 अक्षरों वाले, वो हमें जो है करवा दिए। तो मैंने अपनी मदर से ये सीखा कि अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बात को इसलिए रखा कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो भी अपने बच्चों को सकारात्मक प्रोत्साहन दे सकती हैं, उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आ सकती हैं। इसके आगे मैं आपको एक और वाक्य बताना चाहूंगी कि मैं जब 10th क्लास में थी तो मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन उस वक्त आयु इतनी नहीं थी कि मैं समझ पाऊं कि मेरे मतलब पेरेंट्स के हालात, आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि वो मुझे मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प कर सके। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मैंने ना मेडिकल करना है +1 में। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करवा सकती, ऐसे है वैसे है। तो मैंने कहा पापा से एक बार बात करो। उन्होंने पापा से बात की, तो वो कहते कोई बात, पहले उन्होंने बोला कोई बात नहीं। मैं खुशी से बुक्स ले आई अपनी फ्रेंड की, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही 2-4 दिन बाद फिर मेरे को पता तो नहीं था, लेकिन मम्मी ने बताया कि हाँ, वो बोल रहे कि नहीं मैं इसकी फीस नहीं भर सकता। मुझे पहले तो पता ही नहीं था उसकी ट्यूशन फीसेस और ऊपर से दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन करवाना ये वो। तो मेरी मदर ने एक बात ही कही कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो, जरूरी नहीं कि जिंदगी में डॉक्टर बनना ही सब कुछ होता है, या जो आप चाहो वो बन ही जाओ यही है। और भी बहुत से अवसर हैं और भी बहुत से पद हैं जिन्हों पे जिस पे आप जा सकते हो, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो मैंने उसके बाद +1 +2 सरकारी स्कूल में किया। तो उसके बाद फिर सेम प्रॉब्लम ग्रेजुएशन में, हाँ कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। +2 तक तो शिक्षा फ्री थी, लेकिन ग्रेजुएशन में शिक्षा फ्री नहीं होती। तो फिर वही दिक्कत, मैंने बोला कि मैंने पढ़ना है, वो बोले नहीं हम नहीं पढ़ा सकते। तो मेरी मदर ने फिर किसी से बात की, उन्होंने कहा कि क्या बात है, कहते कि मेरी बेटी जो है वो बीमार हो गई है, वो रो रो के पागल हो गई है, वो पढ़ना चाहती है लेकिन मतलब हम पढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पढ़ना चाहती है ना, तो आप ऐसा करो कि उसको बुक्स घर पे ला के दो और वो कॉरस्पॉन्डेंस स्टडी कर अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर सकती है। तो मेरी मदर ने मुझे यही कहा, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उन्होंने कभी भी मेरे को ये नहीं कहा कि ये टफ है या तेरे से नहीं होना। तो मैंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उनको बिल्कुल भी अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे में कॉन्फिडेंस इतना भरा कि मैंने ग्रेजुएशन घर बैठे ही कर ली। तो उसके बाद मैंने अलग अलग जगह पे जॉब भी करी, बैंक में भी, मैंने प्राइवेट बैंक में भी जॉब करी। तो यहाँ पे मैंने ये वाक्य इसलिए रखा कि आप जान सको कि एक महिला का पढ़े लिखे होना तो जरूरी है, आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है, लेकिन एक अनपढ़ महिला भी अपने बच्चों को सक्षम बना सकती है, अपने बच्चों में सकारात्मक थिंकिंग डाल सकती है, अच्छे विचार डाल सकती है। बस वो शिक्षित होनी चाहिए। शिक्षित किताबी ज्ञान नहीं, समझ, उसकी समझ इतनी होनी चाहिए उसमें कि उसने क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे देना है, ये उसको पता हो। अपने बच्चों आगे मैं अपना अगली बात रखूंगी कि अपने बच्चों को अपनी समस्याएं जरूर बताएं। जैसे मैंने आपको वो बेटी का वक्तव्य के बारे में बताया कि उसने कहा कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए नहीं कुछ नहीं कर रहे, वो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्यों, कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स उसके सामने अपनी समस्याएं
नहीं रख पाए होंगे या कुछ मेरे मेरे विचार में, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार अनुसार हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए कि जो उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उसके लिए आपके पेरेंट्स, मदर्स हो चाहे फादर हो, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, डेली उनको कितने घंटे कार्य करना पड़ता है, उनके पीछे उनका कितना संघर्ष है, उनके महापुरुषों का, उनके रहबरों का कितना संघर्ष है, तो जाके उनको ये जीवन मिला है, ये सुख सुविधाएं मिली है। जिन बच्चों को इसके अलावा ये भी बताएं, ऐसी बातें उनके समक्ष रखें, जैसे आप उनको जो भी बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा बच्चा ऐसा हो, तो वैसी बातें उसके साथ समय निकाल के जरूर रखें। मैंने आजकल देखा है कि जहां भी जाओ, मैंने बहुत सी अपनी दोस्तों को देखा है, वो फोन पे लगी होती हैं, बच्चे अलग फोन पे लगे हैं, पिताजी अलग फोन पे लगे हैं। तो ये सब चीजें मैंने हर घर में देखी है, मेरे घर में भी होता है ऐसा। तो मैंने मेरा बेटा जो है बिल्कुल मोबाइल नहीं देखता। मैं जब उसकी टीचर कोई मैसेज भेजती है तब उसको बताया जाता है कि ऐसे है। और अब तो ऐसा है कि सामने फोन पड़ा वो नहीं देखता, क्यों? क्योंकि मैं नहीं देखती ज्यादा फोन। लेकिन जब उसके पापा आते हैं, उसके पापा को ज्यादा काम ऑनलाइन करना होता है, तो वो उस दिन उस रोज जब भी वो आते हैं उस रोज वो फोन जरूर देखता है, क्योंकि उसके सामने उसके पेरेंट्स देख रहे हैं। तो जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, स्वयं में वो गुण जो है वो लेके आओ। स्वयं वैसे कार्य करो कि आपका बच्चा आपको कॉपी करे, आपको देख के सीखे। और मैंने देखा है कि ऐसा होता है, बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से जरूर सीखते हैं। कुछ समस्याएं जो आपको लगता है जर्नल है, उनके जीवन में आ सकती हैं, वो समस्याएं बच्चों के साथ डिस्कस करें। आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी सहायता करें। आपका कॉन्फिडेंस जो है, मैं महिलाओं को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महिलाओं का अपने बच्चों पे जो है उनके पिता के मुकाबले ज्यादा प्रभाव रहता है। तो आप अपने बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उन पे कॉन्फिडेंस दिखाएं। आपको कॉन्फिडेंस हो, हाँ मेरा बच्चा ये कर सकता है। अगर आपको लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, तो भी आप बोलो कि नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो मैं फिर वही बोलूंगी कि जो महिलाएं हैं उन वो शिक्षित भी हों, साक्षर भी हों, आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर भी हों। अपनी आत्मनिर्भरता को कायम करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए बाकी बातों का ध्यान भी जरूर रखें। आपकी आर्थिक आत्मनिर्भरता, आपकी डिग्रियां, आपकी शिक्षा व्यर्थ होगी अगर आप अपने समाज को जो बनता जो है योगदान ना कर पाए। आपका जो योगदान होना चाहिए अगर वो ना कर पाए, तो आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है। और मैं फिर से एक बात बोलूंगी कि आप अपने लिए खुद ही बोल सकते हो। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आप खुद कर सकते हो। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी समस्याओं का समाधान करने नहीं आएगा। एक पुरुष अपने बेटे में वो सब बातें डालो, गुण डालो, वो सब बातें उसके साथ डिस्कस करो जो आप चाहते हो कि एक पुरुष, एक पिता, एक पति, एक भाई जैसा व्यवहार आपके साथ करे। जैसा आप चाहती हो वैसा व्यवहार अपने बेटे को सिखाओ। और यहाँ पे अब भी मैं एक और बात बताऊंगी अपने हस्बैंड के बारे में। तो ये भी मेरे जीवन से संबंधित ही है। मेरे मैंने पहली बार अपने हस्बैंड को देखा था, अपने जीवन साथी को देखा था, तो मैंने अपनी मदर से एक बात कही थी। ये मैं उन महिलाओं के लिए बोल रही हूँ जो अपनी बात को रखने में पीछे रह जाती हैं। इसमें दहेज की बात भी आएगी, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात भी आएगी, और अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने की बात भी है। तो मैंने अपनी मदर से कहा था कि मैं लड़के से खुद अकेले में बात करूंगी। तो मेरी मदर ने कहा, वो डर गई, पता नहीं इसने क्या बात कर देनी है, क्या कह देना है, जो अक्सर ही पेरेंट्स को होता है, पता नहीं इसने क्या कह देना है। तो मैंने कहा कि आपको मेरे पे विश्वास है? कहते हाँ। तो मैंने कहा कि मैंने लड़के से बात करनी है, मैंने अकेले में बात करनी है, तो आप मेरे को समय जरूर देना, अदरवाइज मैं आपके साथ जाने वाली नहीं हूँ। तो मैं उस समय अपने होने वाले जो है जीवन संगी उनसे मिली।
तो मैंने उनको एक बात स्पष्ट कह दी। पहले उन्होंने बहुत से सवाल जवाब किए, तो एक बात मैंने उनको स्पष्ट बोल दी। सबसे पहली बात कि मुझे पढ़ना है, शादी के बाद भी मुझे पढ़ना है। दूसरी बात, मैं दहेज लेके नहीं आने वाली, चाहे मेरे पेरेंट्स दे भी, वो कर्ज उठा के दे, मुझे पता है वो इतने सक्षम नहीं है कि वो दहेज दे, लेकिन अगर वो दहेज देते भी है तो भी मैं लेके आने वाली नहीं। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो मेरी ना है। और तीसरी बात, मैं पढ़ूंगी, मैं जॉब भी करूंगी, और मैं अपने सर पे जो है अपने खुद की कमाई से सब कुछ जो है बनाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे को ये सब दे सकते हो और आप इतने सक्षम हो कि आप एक परिवार संभाल सको, तो मेरी हाँ है। तो मेरे जीवन साथी ने कहा कि हाँ, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो शादी के बाद उन्होंने मेरे को बीएड भी कराया, पीजी भी करवाई, और उसके बाद आज मैं मतलब एक सरकारी शिक्षिका हूँ। तो ये सब उनके सहयोग के कारण है, क्योंकि मैं अपनी बात में स्पष्ट थी। तो मेरी बेटियों से और अपनी बहनों से यही विनती है, यही जो है गुजारिश है कि आप अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंट बनाएं और बच्चियों को इस योग्य बनाएं कि वो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सके। और मेरे जीवन में उसके बाद कभी भी ऐसी समस्या नहीं आई कि मुझे अपने जीवन साथी को किसी बात पे तकरार हो, और वो भी जो है वो भी बौद्धिक बौद्धिक विचारों के थे। और आप सब जो लोग मेरे को जानते हैं, इस गूगल मीट में जुड़े हैं, उनको पता है कि वो मुझे बहुत सहयोग करते हैं। कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी कोई धार्मिक कार्य हो, वो मेरे साथ आते हैं। अगर आ ना सके तो वो मुझे जरूर कोशिश करते हैं कि मैं वहां पहुंच सकूं। तो मैंने ये इसलिए बताया कि आपको अपनी बातों में स्पष्ट होना है। अपनी बात अपने बच्चियों को ये सब बातें सिखानी है अपने जीवन में, और कभी भी किसी भी बात को विरोध के रूप में अपने परिवार में, अपने प्रियजनों में कभी भी नहीं रखना। आराम से अपनी बात रखो। सबसे पहले ये जांच लो कि वो समस्या है क्यों, क्या वो दूसरे की वजह से है या आपकी किसी छोटी मोटी सी कमी की वजह से है। तो उसको स्वयं सुलझाने की कोशिश करो। तो अंत में मैं ये कहूंगी कि एक दम्मिक महिला, एक जो धार्मिक महिला है, हमने बंते जी की देशनाओं को सुना है, हमने बाबा साहेब की जीवनी को पढ़ा है, हमने माता सावित्रीबाई फूले जी को, ज्योतिराव फूले जी को, हमने फातिमा शेख जी की बात सुनी है, हमने सबको पढ़ा है। और मैं जो समझती हूँ कि जो महिलाएं अपने रहबरों को जानती हैं, रहबरों का दिया हुआ ज्ञान जिन महिलाओं के पास है, वो इतनी शिक्षित हैं, वो इतनी शिक्षित हैं कि वो अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे रही हैं। उनमें वो 100% कॉन्फिडेंट है, क्योंकि तथागत का मार्ग जो शील का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है, जो धार्मिक मार्ग है, वो महिलाएं जो जिनको अपने इतिहास की पूरी जानकारी है, उनका बौद्धिक विकास जो है हो चुका है। और ऐसी महिलाएं जो है वो आभूषणों का प्रयोग बहुत कम करती हैं, दिखावे में नहीं पड़ रही। तो भंते जी के मार्गदर्शन में इस कदर हम महिलाओं को कॉन्फिडेंट करा है कि हम जो है वो कॉन्फिडेंटली कह सकती हैं कि हम किसी दिखावेबाजी में नहीं है, हम शिक्षित हैं, हम अपने इतिहास को जानती हैं, हम अपने रहबरों को जानती हैं, हम अपने समाज के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक निर्माण में बढ़ चढ़ के योगदान देंगी। और इसके साथ ही जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मेरा जो अंतिम संदेश है वो यही है कि तथागत के मार्ग पर चलकर ही हम ये सब असहज ही हासिल कर सकते हैं। इसके बिना एक महिला का जीवन जो है वो पुरुष की अधीनता पे ही टिका रहेगा, और रोजमर्रा के झगड़ों में वो उलझी ही रहेगी। इसलिए मेरी फिर से यही प्रार्थना है मेरी बहनों को, आप दम में आओ, धार्मिक बनो, देशनाओं को सुनो, अपने इतिहास को जानो, अपने रहबरों को पढ़ो, शिक्षित हो,
साक्षर हों, आर्थिक रूप से संपन्न हों, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों बेटों को भी जो है वो महिलाओं के सम्मान की जो है शिक्षा दो। इन सब बातों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। नमो बुद्धाय। जय भीम। अगर मेरे से कोई कहा सुनी हो गई हो, कोई गलत शब्द मैंने कह दिया हो, क्योंकि मेरी जो मातृ लैंग्वेज है वो पंजाबी है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम।